संश्लेषण की क्रिया में जो जो कारक आवश्यक होते हैं, आखिर वैज्ञानिकों ने इसको कैसे प्रयोग करके प्रूव करा था। जितने भी बच्चे हमारी क्लास में जुड़ गए हैं, आप जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि क्लास 11th स्टार्ट हो चुकी है, जिसका टाइमिंग है शाम 6 बजे। जल्दी से जुड़ जाइए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सभी ये भी बता दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। सभी को गुड इवनिंग। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि क्लास 11 के हमारे 10 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। जिन्होंने अब तक वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे 10 चैप्टर की वीडियोस देख सकता है। आज से हमारा 11वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। यूएनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके दो चैप्टर, एक आपका है पौधों में परिवहन और एक आपका खनिज पोषण, ये चैप्टर हट चुका है। तो यहाँ पर हम क्लास 11 की यूएनसीईआरटी में 11वां चैप्टर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण से शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे आगे हैं एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। जो बच्चे हमारी क्लास में नए हैं उन सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, हेलो हाय, ठीक है, ठीक। तो स्टार्ट करें। सबसे जब भी उच्च पादपों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं क्या हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पादपों का के बारे में, है ना। आप सभी को पता है कि पादप को हम कहते हैं कि ये जो पादप होते हैं ये कैसे होते हैं। पादप जो होते हैं ये होते हैं स्वपोषी। हम यही कहते हैं ना कि पादप स्वपोषी होते हैं। आखिर हमने इनको स्वपोषी क्यों कहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये जो पादप होंगे ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि हम क्यों कह रहे हैं स्वपोषी, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक, अब क्या आपको पता है कि आखिर ये अपने भोजन का निर्माण कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा का सारा हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर ये जो पादप है ये स्वपोषी है और ये स्वपोषी कैसे कहला रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब ये जो भोजन का निर्माण इनमें हो रहा है, आखिर ये कैसे हो रहा है। आप सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, है ना, इनमें क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इनके पास एक और संरचना होती है जिसे हम कहते हैं कि इनके पास क्या उपस्थित होता है, वर्णक उपस्थित होता है ना। वर्णक यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एक हमने ये बात करी है। उसी के साथ साथ जब भी प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को देखते हो तो आप क्या लिखते हो, आपको पता है ना, C6 क्या लिखोगे, CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 और प्लस O2 लिखते हो, है ना, यही तो लिखते हो, CO2 प्लस H2O। इससे क्या बनता है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, जल का यूज करके, साथ ही साथ यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और आपका जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। क्या हमने यही समीकरण पढ़ी है अपने क्लास में, है ना। तो अगर इसको बैलेंस कर लो तो 6, यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की मैं बात कर रही हूँ तो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, वर्णक की उपस्थिति में उसको CO2 गैस चाहिए, उसे जल की आवश्यकता होती है और तब जाकर के वो क्या कर रहा है, अपने इस भोजन का निर्माण कर रहा है। क्लियर बात है। आपका चैप्टर का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर हमने देखना है कि आखिर पौधे किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, अर्थात वो किस प्रकार अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए उनके शरीर पर कुछ विशिष्ट वर्णक उपस्थित होते हैं। उन वर्णकों के प्रकार के हमें बारे में पढ़ना है। खुद उस पादप की कुछ संरचना होगी उसके बारे में हमें पढ़ना होगा और हम जानेंगे कि आखिर ये जो CO2 है, H2O है, अगर ये ना हो, अगर यहाँ पर सनलाइट उपस्थित ना हो तो आखिर इस पादप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्लियर है सभी को कि आखिर चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना क्या है, पुष्पपक्ष, और आपने पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे किस प्रकार से ये अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे और किस तरीके से उनमें कौन कौन से अंग वर्णक उपस्थित होते हैं पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के। क्लियर बात है, ये आपका बेस था जिसमें हमें समझना है। आज के इस परिचय क्लास में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने प्रयोग द्वारा बताया है कि यहाँ पर हम समीकरण में क्यों CO2 गैस रख रहे हैं, क्यों पौधों को सनलाइट की आवश्यकता होती है, और अगर ये नहीं होंगे तो क्या पादप यहाँ पर भोजन निर्माण कर पाएगा। तो इसका इन्होंने आपको कुछ प्रयोग दिए हैं, अलग अलग वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों ने CO2 की परीक्षण किया है, किसी ने आपकी सनलाइट का परीक्षण करा है कि एक पादप को भोजन निर्माण के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। तो ये हम पहले वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे, उन्होंने क्या-क्या प्रयोग दिया इसके बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर के हम अपने पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को शुरू। क्लियर हो गई है? साउंड प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? सभी को साउंड प्रॉब्लम हो रही क्या? नहीं बोलो ऐसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम छोटे-छोटे प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे प्रैक्टिकल है जिनसे ये पता चला है हमें कि एक पौधे को क्या सनलाइट की आवश्यकता होती है अपने भोजन निर्माण के लिए, और ऑक्सीजन CO2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटू सा परीक्षण किया गया है। छोटू सा परीक्षण ये किसके लिए करा गया था? ये सूर्य के प्रकाश के लिए, यानी कि पौधे को सनलाइट जरूरी है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर ये प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, एक पत्ती को लिया गया था। ठीक है, इस पत्ती के एक भाग को कवर कर लिया। तो ये जो कवरिंग का भाग है मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, यहाँ पर क्या करा, एक पत्ती ली और उसका पौधे की पत्ती का एक जो भाग था ये क्या कर दिया, कवर कर लिया। ठीक है, इतने भागों को क्या कर दिया, किसी कागज से हमने कवर कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट को हम क्या लेते हैं, 1 पार्ट, इसको हम क्या लेते हैं जो कवर नहीं हुआ है इसे हम 2 पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये पौधे की एक पत्ती का भाग है, ये पौधा है और इसकी एक पत्ती में एक भाग को कवर कर लिया और दूसरे भाग को इसी तरीके से क्या छोड़ दिया, प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया। ठीक है, हम सनलाइट का परीक्षण कर रहे हैं कि अगर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से सनलाइट को प्रवेश करवाया, हमने इस पत्ती को प्रकाश की उपस्थिति में रखा, प्लस में कर लूं सनलाइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि ये जो प्रकाश की उपस्थिति थी सनलाइट में रखा। क्लियर? अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जहां पर क्या होगा, जहां पर ये जो दूसरा वाला भाग होगा, इस भाग ने क्या कर दिया होगा, प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर क्या हुआ होगा, स्टार्च का निर्माण हुआ, है ना, स्टार्च यानी कि इसके भोजन का निर्माण हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें पता है कि पौधा क्या करेगा, हमने एक भाग ढककर रखा और इस पौधे को हमने प्रकाश में रख दिया। हमें पता है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करेगा। क्लियर? अब हम क्या देख रहे हैं, इस स्टार्च के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि आखिर इस पत्ती में किस भाग में ज्यादा स्टार्च बना है, या ऐसा कोई भाग भी है जहां पर स्टार्च नहीं बना है। इस स्टार्च के परीक्षण के लिए, स्टार्च के परीक्षण के लिए हमने क्या करा, इस पादप में आयोडीन को मिला दिया। इस पादप में हमने क्या करा, यहाँ पर इसको आयोडीन के जल घोल में डाल दिया और फिर जब हमने देखा तो हमने क्या देखा, इसका जो ये वाला पार्ट था, जो पार्ट प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो पार्ट प्रकाश की उपस्थिति में था, जिसको प्रॉपर प्रकाश मिल रहा था, उस भाग में आपने देखा जो यहाँ पर भाग का कलर था वो कैसा बना, वो ब्लू कलर का बन गया। लेकिन जो भाग हमने ढका था, वो जो कलर बना था, वहां पर किसी भी प्रकार का आपको कोई कलर देखने को नहीं मिला। तो इससे हमें सिद्ध हुआ, ये छोटा सा प्रैक्टिकल था कि अगर हम किसी पादप के इतने। ये मेरे स्टूडेंट हैं विवेक कुमार, जो दरभंगा बिहार से हैं। महीना 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी किया करते हैं। पादप अपने भोजन का निर्माण नहीं करा, केवल उस भाग में ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, जो क्या था, प्रकाश की उपस्थिति था। यानी कि ये वाला जो भाग था वो आयोडीन डालने पर कैसा हुआ, नीला कलर प्रदर्शित कर। ये छोटा सा था, ये क्या बता रहा है कि क्या पौधे प्रकाश की महत्व को बता रहा है कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश कितना आवश्यक होता है। ठीक है, ये छोटा प्रैक्टिकल। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा एक छोटा प्रैक्टिकल भी हुआ था। दूसरा जो छोटा प्रैक्टिकल हुआ था वो किसके लिए हुआ था, CO2 के परीक्षण के लिए। ठीक है, वो किसके लिए हुआ था, CO2 के परीक्षण के लिए हुआ था। ये छोटे प्रैक्टिकल आगे जो वैज्ञानिकों ने दिए वो वैज्ञानिकों के साथ हमें याद करने हैं। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पर एक पादप लिया गया। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही एक पादप लिया गया। ठीक है, उसकी एक पत्ती ली गई। ठीक है, और इस पत्ती के आधा जो भाग था, इस पत्ती का जो आधा भाग था उसको किसमें डाल दिया, एक ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, जैसे कि हमने कहा हमने टेस्ट ट्यूब में पैक कर दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब तो नहीं बोलेंगे, ट्यूब बोल देते हैं। ये जो भाग था, इतना भाग इसका हमने ट्यूब में डाल दिया। क्लियर है बात? अब ट्यूब में डाल करके इसमें हमने ट्यूब में क्या डाल रखा था, इसी के साथ इसको हमने क्या करा, ट्यूब में डाला और इस ट्यूब में हमने KOH को डाल दिया। अब ये KOH क्या काम करता है, ये KOH जो होता है ये यहाँ से क्या कर लेगा, जितना भी इसके अंदर CO2 होगा इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अवशोषित कर लेता है। तो जहाँ जितने भाग तक ट्यूब रही होगी, यहाँ का जितना भाग होगा उसने KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, अवशोषित कर लिया होगा। तो इस भाग में CO2 उपस्थित नहीं रहा होगा, है ना। अब हम CO2 का परीक्षण करेंगे। तो हमने यहाँ पर परीक्षण के लिए क्या करा,
करा इसमें? आयोडीन डाला, ठीक है। आयोडीन डाल करके यहाँ पर क्या हुआ कि जो भाग क्या था, स्वतंत्र था, टेस्ट ट्यूब से बाहर का जो भाग था उसमें हमने क्या देखा कि उस भाग में वो भाग कैसा हो गया है, आयोडीन के कारण ब्लू कलर का बन गया। लेकिन यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें हमने KOH भी डाला था, यहाँ पर जो भाग रहा वो क्या रहा, उसमें कोई भी हमें परिवर्तन देखने के लिए मिला। वो रंग का वो क्या नहीं हुआ, नीले कलर का नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं इस भाग से CO कर लिया गया है, KOH के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया गया है, इसलिए इस भाग में आयोडीन के प्रेजेंस में किसी भी प्रकार का अपने कोई भी रिएक्शन को नहीं दिखाया। तो ये आपके एक छोटे से प्रैक्टिकल थे जिसे हमने समझा। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके बड़े पैमाने पे, ठीक है, कि वैज्ञानिक जो थे आखिर उन्होंने किस तरीके से कौन-कौन से ऐसे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो CO2 होती है, जो प्रकाश होता है, इनकी उपस्थिति को बताया था कि हाँ ये पादप के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पादप में अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा या वो उनको CO2 गैस नहीं मिलेगी तो आपके जो पादप होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं या किसी भी जीव के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है पादपों की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्योंकि वातावरण में जो ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं आपको, पादप दे रहे हैं। पादप क्या करते हैं, आपसे CO2 गैस को ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें CO2 की आवश्यकता है अपने भोजन बनाने के लिए, और बदले में वो आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, और उस ऑक्सीजन का गैस का उपयोग आप अपनी श्वसन क्रिया में करते हो। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पर अलग-अलग वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसको समझाने का प्रयास करा। सबसे पहले प्रारंभिक प्रयोग की हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था जोसेफ प्रिस्टेले, ठीक है। नाम याद रखना, जोसेफ प्रिस्टेले ने 1733 से लेकर के 1804 तक यहाँ पर प्रयोग करा, यानी कि लगभग 1770 में इन्होंने क्या करे, बहुत सारे प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टेले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो जो आपके जोसेफ प्रिस्टेले थे उन्होंने क्या बताया कि हरे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रयोग करा था, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, एक जार लिया। पहले इन्होंने क्या लिया, एक जार लिया, ये पहला जार था। इस पहले जार में इन्होंने क्या करा, एक कैंडल रखी जलती हुई, ठीक है। लेकिन जार को जैसे उन्होंने बंद करा तो ये जो कैंडल थी ये क्या हो गई, बुझ गई। क्लियर इतनी बात, ठीक है। दूसरा इन्होंने फिर से एक जार लिया, ये तो चलो निर्जीव लिया, दूसरे की फिर से इन्होंने एक जार लिया, ठीक है। दूसरा जार लिया, फिर इन्होंने इसके अंदर क्या रख दिया, एक चूहा रख दिया, हाँ है ना, एक क्या रख दिया, चूहा रख दिया। मैम चूहे तो आप चिड़िया जैसा बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या रख दिया, अच्छा चूहा तो मुझे आता है बनाना, आ गया पीछे, ठीक है, चूहा बनाएंगे। अच्छा दूसरा इन्होंने क्या लिया, एक जार लिया और इसमें क्या कर दिया, एक चूहे को रख दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने चूहे को रखा और जार बंद कर दिया तो ये जो चूहा था ये क्या हो गया, मर गया, ठीक है। मोमबत्ती बुझ गई, ठीक है। फिर तीसरा जो इन्होंने यहाँ पर जार लिया था, तीसरा जार इन्होंने ऐसा लिया जिसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक और जार लिया। अब इस जार में इन्होंने क्या कर लिया, या तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इन्होंने एक पौधा रखा, ठीक है, एक पौधा रख दिया, क्लियर। और यहाँ पर क्या रखा, या तो मोमबत्ती को रखा और या तो हम कह सकते हैं कि चूहे को रखा। तो जब इन्होंने मोमबत्ती को रखा तो ये मोमबत्ती भी जलती हुई दिखाई दी, ठीक है। और जो पौधा था वो भी आपको कैसा दिखाई दिया, जिंदा दिखाई दिया, ठीक है। तो इस प्रयोग से क्या पता चला कि यहाँ पर इन्हें नहीं पता था कि क्या चीज चल रही है इस जार में, क्योंकि पहले वाले जार में जब इन्होंने अकेले मोमबत्ती को रखा था तो वो मोमबत्ती बुझ गई थी। उसी तरीके से दूसरे जार में जब उन्होंने जीवित जीव यानी कि चूहों को रखा था तो वो चूहा भी मर गया। लेकिन तीसरे जार में जब उन्होंने इस प्लांट के साथ मोमबत्ती रखी तो मोमबत्ती जलती रही, इस प्लांट के साथ चूहे को रखा तो चूहा भी जिंदा रहा। तो उन्हें कुछ न कुछ यहाँ पर बातें समझ में आने लगी थी कि कुछ तो ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसा पदार्थ है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो मोमबत्ती थी जब ये यहाँ पर बुझी तो इस मोमबत्ती ने क्या करा, कोई गैस को रिलीज करा, ठीक है। इसने क्या करी, मोमबत्ती ने कोई ऐसी विषैली गैस को रिलीज करा जिसके कारण वो मोमबत्ती खुद ही बुझ गई, ठीक। उसी तरीके से जब उन्होंने दूसरे जार को देखा उन्होंने कहा कि इस चूहे ने भी कुछ न कुछ यहाँ पर पदार्थ गैस इसको रिलीज करा जिसके कारण यहाँ पर ये चूहा खुद ही इस जार के अंदर अकेले रहने पर मर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीसरे जार में उन्होंने देखा कि जब मैंने प्लांट रखा और मोमबत्ती रखी, ये चूहा रखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों ही जीवित थे। यहाँ पर क्या बात का पता चला कि यहाँ इस मोमबत्ती और इस चूहे के द्वारा कुछ तो रिलीज हुआ था, इस मोमबत्ती और चूहे के द्वारा कुछ तो रिलीज हुआ था जिसको क्या करा, इस प्लांट ने एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। इस प्लांट ने अपने यूज के लिए यूज कर लिया। अब बदले में क्या करा, यहाँ पर कुछ ऐसा रिलीज दे दिया जिसके कारण ये मोमबत्ती जलती रही, है ना। अब हमें तो पता है, हमें क्या पता है कि जाहिर सी बात है मोमबत्ती जब जल रही होगी तो उसने CO2 गैस को क्या कर दिया, उस वातावरण में छोड़ दिया, तो इसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ गई। अब यहाँ पर बगल में प्लांट लगा तो ये प्लांट क्या करेगा, इस CO2 को ले लेगा, है ना। CO2
जार में भरी पड़ी होगी, तो इसके कारण ये जो मोमबत्ती थी वो जलती रही थी। उस समय तक ऑक्सीजन गैस की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा था, ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर कर दिया था। तो ऑक्सीजन गैस को जो डिस्कवर करने का श्रेय जाता है, ऑक्सीजन गैस की जो खोज करने का श्रेय जाता है, वो आपके जोसेफ प्रिस्टेले को ही जाता है, ठीक है, उसे प्रिस्टेले को जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई ये बातें? ये आपने ध्यान रखना है। इनका आविष्कार कुछ इस तरीके से है ना, चूहा कैंडल, ठीक है, ये मर गए दोनों। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर क्या देखा, जब इनके साथ प्लांट रखा तो ये सबके सब जीवित है, तो इन्होंने कुछ रिलीज करा, इन चूहा और इस मोमबत्ती ने CO2 गैस को रिलीज करा, और इस CO2 गैस को किसने ले लिया, प्लांट ने ले लिया। बदले में ये प्लांट क्या कर रहा था, O2 गैस को रिलीज कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पर मोमबत्ती भी जली रही और चूहा भी जिंदा रहा। बस पहला प्रयोग जोसेफ प्रिस्टेले का यही था कि यहाँ पर जो जीव है या पादप है और जंतु है, वो एक तरीके से क्रिया करके रह रहे हैं। O2 CO2 का आदान प्रदान इन दोनों के मध्य में हो रहा है, यानी कि ये पौधे को किसकी आवश्यकता है, CO2 गैस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पेट भर भर के जब CO2 गैस लेगा, प्रकाश संश्लेषण में सॉरी भोजन बनाने में CO2 का यूज करेगा, तो बदले में आपको क्या देगा, ऑक्सीजन गैस देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं। दूसरे वैज्ञानिक आपके क्या थे, इनका नाम था जॉन इंजनहाउस, ठीक है। ये जो जॉन इंजनहाउस थे, ये क्या थे, ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा, तो आपके जोसेफ प्रिस्टेले जी थे, उनके ही प्रयोगों को थोड़ा सा आगे और डिस्कवर कर दिया। तारों का सेटअप वही था, वो जार वही सब कुछ, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति को बताया। जोसेफ प्रिस्टेले जी ने गैसेस के बारे में बताया, ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ है यहाँ पर, कुछ तो है जो कुछ तो वातावरण में उपस्थित है, जार के अंदर कुछ तो ऐसी चीज उपस्थित है जिसके कारण वहाँ पर चूहा भी जिंदा रहा, मोमबत्ती भी जलती रही। समय तक खोज नहीं की गैस की, पता नहीं चला। लेकिन बाद में ये जो जॉन आपके इंजनहाउस आए थे, इन्होंने यहाँ पर वही सेटअप लिया और इसमें प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति को दिखाया। तो कैसे दिखाया इन्होंने, वही बात हो गई, जब इन्होंने वो जो जार था, ठीक है, इस जार के अंदर क्या था, आप सभी को पता है, इसके अंदर प्लांट था, ठीक है, प्लांट था, ठीक है। इसके अंदर चाहे तो हम यहाँ पर कैंडल को दिखा देते, ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पर दिखा दिया चूहे की बात, हमने चूहे की बात करी, ठीक है। तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने क्या था, इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा, प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर क्या हुआ, ये जो जीव थे, ठीक है, जो आपकी क्या थी, मोमबत्ती थी, ठीक है, मोमबत्ती थी, वो कैसी हो गई, बुझ गई, क्लियर, बुझ गई। और साथ ही साथ जो आपका क्या था, चूहा था, वो क्या हो गया था, मर गया था। समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर CO2 गैस तो थी, मोमबत्ती और चूहा रिलीज कर रहा था CO2 गैस, ठीक है। पादप के पास CO2 गैस तो आ रही थी, लेकिन पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ही भोजन का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर जब प्रकाश ही नहीं था, तो वो CO2 गैस का क्या कर पाता, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्लांट, ये जो एनिमल थे, ये जो कैंडल था, ये बुझ गई। लेकिन वहीं जब उसने दूसरी साइड इस जार को कहाँ रखा, जब ऐसे जार को उन्होंने एक प्लांट लिया था, एक प्लांट लिया के बाद उन्होंने उसमें एक कैंडल ली जलती हुई, ठीक है, और क्या लिया उन्होंने, उसमें ही चूहे को लिया। उन्होंने क्या देखा, जब मैंने इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा, ये जो जार था, इसको जब उन्होंने प्रकाश की उपस्थिति में रखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, उपस्थिति में रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि ये क्या थे, मोमबत्ती भी जलती रही और यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका चूहा था वो भी जिंदा रहा। तो इससे ये पता चला कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना कार्य कर रहे हैं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही वो अपना जो CO2 था उसका यूज कर पाएंगे। प्रकाश नहीं होगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, CO2 आएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये इन्होंने किसका परीक्षण करा था, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति का परीक्षण करा। अब साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में भी थोड़ा और स्पष्ट तरीके से जानकारी दी थी। तो कैसे उन्होंने वो जानकारी दी थी, देखते हैं, ठीक है। चलो, कितनी बात क्लियर है, बताइए, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हो गया था, यहाँ तक आप देखोगे कि जो आपके जॉन इंजनहाउस थे, उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में भी वही बात करी, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में क्या करा इन्होंने, देखो, इन्होंने क्या किया, एक जार लिया, ठीक है, एक जार लिया, ठीक है, इसमें क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, और एक जलाशय पौधे को इसमें रख दिया, ठीक है। आपकी क्लास 11th की पूरी जर्नी मैं इस ग्राफ से आपको बताता हूं। जब क्लास 11th शुरू हुआ था, आपने चैप्टर्स पढ़े, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, आपको तब लगा कि क्लास 11 तो बहुत इजी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आईआईटी के देखे तुरंत हल हो रहे थे, लग रहा था अपना आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो रहे थे, अपन ने क्वेश्चन किए, काइनेमैटिक्स से कॉन्फिडेंस और बढ़ा, लगा नीट में भी सिलेक्शन हो जाएगा।
धीमे धीमे समय बीतता गया और डिफिकल्ट चैप्टर्स आने लगे, बैकलॉग आपका बनता गया, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो गए और उसके बाद धीमे धीमे अब आपको क्लास 11th डिफिकल्ट लगने लगा। समय बीतता गया, क्लास 11th आपको डिफिकल्ट लग रहा है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, अब लग रहा है IIT तो छोड़ो, NIT भी नहीं मिल पाएगा, एम्स तो छोड़ो, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। और करते करते आज सितंबर में आपका कॉन्फिडेंस पूरा नीचे गिर गया है और अब आप पहुंच गए हो अपने पॉइंट ऑफ गिव अप पे। अब आपका सपना IIT का, नीट का पूरी तरह से टूट गया। बेटा, अब यहां से आपके पास दो रास्ते, या तो अपने सपनों को पूरी तरह से छोड़ दो, त्याग दो, या तो बेटा एक फाइटर की तरह आप यहां से कम बैक करो और एक फाइटर कहलाओ। और इसीलिए PW ने बनाया है फाइटर बैच क्लास 11th के लिए, जहां आपको भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स लाइव क्लासेस में आपको क्रिस्प और स्ट्रक्चर कंटेंट डिलीवर करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, फिर आपके लाइव प्रैक्टिस सेशन होंगे। जिस टीचर ने आपकी क्लास ली थी वो खुद बैठ के आपके सारे डाउट्स और आपकी DPP आपको प्रैक्टिस कराएगा 1.5 घंटे हर शाम को। ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿರುವ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗಾಹ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಗುರುಮುಖ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಪುತ್ರರಾದ ಸಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ಯುಗ ಪುರುಷನಿಗೆ बेटा जो भी आप पढ़ाई करते हो उसका 90% टॉपिक्स तो आप एक हफ्ते के अंदर भूल जाओ। ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಆಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬ ಗಾಹ್ನಿಂದ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಸಿಂಗ್ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ इसीलिए फाइटर बैच के अंदर हर संडे को हमने रखी है मैराथन रिवीजन। ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಸಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಛಲಗಾರ ಇವರು. क्लास और उसके साथ देंगे आपको हफ्ते भर के शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स। फिर IIT और नीट की तैयारी करने में ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ 1957ರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सर्वे ये कहता है कि भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले 90% बच्चे टेस्ट ही नहीं देते। इसीलिए फाइटर बैच के अंदर हमने महीने में सिर्फ 2 टेस्ट रखे हैं और बेटा आपको ईमानदारी से आके 2 टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। कई बार ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 1971ರಿಂದ 1972ರವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 1972ರಿಂದ 1976 ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4 प्रिपरेशन करते वक्त हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार हमारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। इसीलिए फाइटर बैच के अंदर हमने IIT और एम्स के स्टूडेंट्स को भी मेंटोर की तरह इनरोल किया है। हर बच्चे के पास एक मेंटोर मैप होगा जिससे वो एकेडमिक, नॉन एकेडमिक हर तरह की बातें डिस्कस कर सकता है और अपना गाइडेंस ले सकता है। ये सारी बातें सिर्फ कहने की नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो PW के ऐप पे जाके फाइटर बैच की पहली क्लास फ्री है, खुद से आप देख सकते हो। फाइटर बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो।
इसमें रख दिया, ठीक है। अब इस जलाशय पौधे को इन्होंने क्या कर दिया था, इसमें रख दिया था। ये क्या था इनका? जलाशय पादप था, जो जल में उगने वाला पादप था। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि जब क्या था, इस जार को उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में रखा। तो यहाँ पर इस पौधे में उन्होंने क्या देखे, कुछ बबल्स बन रहे, ठीक है। इस पानी के अंदर क्या बन रहे थे, इस पत्तियों के आसपास कुछ बबल्स बन रहे थे। जब क्या था, जब प्रकाश की उपस्थिति थी, तब तो यहाँ पर क्या बन रहे थे, बबल्स फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। और जब क्या था, प्रकाश नहीं था, प्रकाश नहीं था, तो यहाँ पर कोई भी बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बबल्स नो फॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो इस प्रयोग से भी उन्होंने क्या बताया था, प्रकाश की उपस्थिति को दिखाया था कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन बबल्स का निर्माण जो इन पौधों के द्वारा रिलीज होने वाली ऑक्सीजन है, ये तभी हो पाएगी जब ये पौधा कहाँ होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी इसमें, ये CO2, H2O, ठीक है, क्लोरोफिल और अपना जो सनलाइट है इसका उपयोग करके ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा, खाना तो ये बनाएगा ग्लूकोज के रूप में। लेकिन जब पानी की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन आपको कैसे दिखेगी, बबल्स फॉर्म में दिखेगी। अगर प्रकाश की उपस्थिति में जार को रखा तो ये बबल्स का फॉर्म आपको नजर आ रहा था। लेकिन जब इन्होंने इस प्रकाश इस जार को अंधेरे में ले गए तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर तो कोई भी बबल्स नहीं बन रहा था। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये पता चला कि यहाँ पर क्या थी, प्रकाश की उपस्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई है? बस इतनी बात थी। यही बात की गई थी कि उन्होंने क्या करा था, जॉन इनहेमहाउस ने क्या करा है, प्रिस्टले द्वारा निर्मित सेटअप का उपयोग किया, जिसमें कि उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। समझ के प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के लिए उन्होंने ये प्रयोग करा था और इससे पता लगा कि पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता होती है। समझ के? तो ये आपका दूसरा था, वैज्ञानिक कौन थे, जोसेफ जी। क्लियर हो गई? ठीक है, सॉरी, जोसेफ जॉन इनहेमहाउस थे, ठीक है, ये नाम याद रखना। बताओ, क्लियर? अब किसकी बात करते हैं, हम अगले वैज्ञानिक की बात करते हैं। अगला जो वैज्ञानिक है ये थोड़े क्या है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी वाली बात बताई है, हम उसको भी याद रखेंगे। देखो, तो आपके अगले वैज्ञानिक है, उनका नाम है जूलियन वॉन सेक्स, ठीक है। ये क्या है, जूलियन वॉन सेक्स जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने यहाँ पर कब 1854 से पहले तक की इनकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। अब देखो, जूलियन वॉन सेक्स ने क्या प्रमाण दिए थे, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम, कुछ पॉइंट्स याद रखना। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब वो ग्लूकोज यानी कि शर्करा बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा, वो प्रकाश की उपस्थिति में उसको अच्छा अनुकूल वातावरण बन रहा है, तो वो अपने भोजन का निर्माण करेगा। ये भोजन को हम क्या कह रहे हैं, स्टार्च कह रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो पौधे होते हैं वो वृद्धि के दौरान अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं स्टार्च रूप। पहली लाइन ये बोली। दूसरी लाइन उन्होंने क्या कही कि जो ग्लूकोज होता है, जो इन्होंने भोजन बनाया है, ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित रहता है। यानी कि पौधों में ये जो ग्लूकोज बना हुआ है ये किस रूप में रहेगा, स्टार्च के रूप में संचित रहता है, ठीक है। उसके बाद के अध्ययनों से ये पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं में होता है। यानी कि उन्होंने देखा कि ये जो भोजन का निर्माण हो रहा है ये पौधे के विशिष्ट भाग यानी कि जहां पर क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित है वहां पर ये भोजन का निर्माण की जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो जो हरा भाग था उसमें क्लोरोफिल की भी खोज नहीं हुई थी, इसलिए इसको हरा हरा पदार्थ बताया गया था कि पौधे में जो हरा भाग है वहां पर क्या है, भोजन संक्षिप्त हो रहा है। बाद में जब खोज की गई तो उसको हमने क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्राय कैसे बनता है, स्टार्च के रूप में संक्षिप्त। वही बातें लिखी है कि बस ये चीजें बताई है कि जो पौधा होगा वो भोजन जैसे जैसे वृद्धि करता है वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये जो ग्लूकोज होता है ये पौधे में स्टार्च के रूप में संचित रहता है।